नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। अब दुनिया इस तरह नहीं है कि कोई देश अपनी सुख सुविधा के लिए किसी पर हमला कर दे, उसे गुलाम बना ले और बाद में कारोबारी योजनाओं के नाम पर अपने नाना प्रकार के हथकंडों के जरिए, सिंडिकेट के जरिए तमाम देशों को विवश कर दे कि वे अपने लाभ हानि को किनारे रख के आपके लाभ हानि को लेकर के परेशान हो, आपके लिए चीजों को आसान बनाए। पश्चिमी व्यवस्था के नाम पर उपनिवेशों के दिन कब के लग चुके हैं, चौधराहट के भी। लेकिन सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट के नशे में चूर कुछ देशों, कुछ लोगों को यह सामान्य सी चीज ना तो दिखाई देती है और ना ही समझ में आती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को यह बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। इन्हें लगता है कि दुनिया वैसे ही चले जैसे ये चाहते हैं, लोग वही करें जो ये कहें, लोग वही माने जो ये कहें। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया पर एक जमाने में इन्हीं का राज था। तुर्की तो फाइव आइज पार्टनर नहीं है, मगर उसे भी ऐसा ही लगता था और हकीकत में वह क्या है आज साफ साफ नजर आता है। आज के एडिशन में एस जयशंकर ने कनाडा के बहाने पश्चिमी देशों को क्या संदेश दिया, कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा ने एक इंटरव्यू में क्या क्या कहा, ब्रिक्स की बैठक शुरू होने से पहले रूस, भारत, चीन की तिकड़ी के उस धमाके पर भी बात होगी जिससे अमेरिका और उसके डीप स्टेट की धुकधुकी बढ़ गई है। आज का अंक बहुत ही मजेदार रहने वाला है, तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, जयशंकर के बयान, रूस में ब्रिक्स सम्मेलन, रूस, भारत, चीन की नई तिकड़ी से पश्चिमी दुनिया में कोहराम मच गया है। कनाडा, खालिस्तानी नेताओं की हत्या और तमाम सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बहुत सामान्य लहजे में समझा दिया और बता दिया कि भारत का रुख आखिर क्या है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जयशंकर से एक टीवी कॉन्क्लेव में सवाल किया गया, जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं जयशंकर के जवाब को कोट कर रहा हूं। जयशंकर साहब ने कहा, इसके लिए तो ट्रूडो को यहां होना चाहिए, मैं नहीं। साल 1990 के बाद भी यह बहुत कुछ पश्चिमी था, लेकिन पिछले 20-25 सालों में बहुध्रुवीय हुआ। कई गैर पश्चिमी देशों की बड़ी भूमिका रही। ऐसे में मुझे लगता है कि पश्चिम और गैर पश्चिम देशों के बीच संतुलन बदल रहा है। इसे पचाना आसान नहीं। कौन नहीं पचा पा रहा है? फाइव आइज कंट्रीज। जयशंकर साहब ने असल में पश्चिमी देशों को समय रहते हद में रहने की सलाह दी, भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करने की सलाह दी और एक तरह से पूछा कि जब अमेरिका या पश्चिमी देश अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए क्यूबा, वियतनाम, इराक, लीबिया या फिर अफगानिस्तान में हमला कर सकते हैं, तो यह विशेषाधिकार दूसरे देशों को क्यों नहीं मिल सकता। जयशंकर साहब ने यह कूटनीतिक लहजे में, जैसे पश्चिम करता है, यह भी समझा दिया कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत कानूनी दायरे में हर वो काम करेगा जो उसे सही लगता है। भारत ना तो किसी के साथ गुंडई करना चाहता है और ना गुंडई बर्दाश्त करेगा। जयशंकर साहब ने एक तरह से पश्चिमी देशों को लूट पर टिके खूनी काले अतीत की याद दिलाई, जो उनका अतीत है, और बताया कि वे जिस खोखली ताकत के नशे में चूर हैं, आखिर उसका आधार क्या है। जयशंकर साहब ने असल में 1945 का जिक्र करते हुए पश्चिमी देशों को उनका अतीत और उस अतीत पर टिके अन्यायपूर्ण वर्तमान पर भी बात की। 1945 से पहले दुनिया में कई ताकतें थी। क्या भारतीय संसाधनों के बिना ब्रिटेन की औकात थी कि वह 2 विश्व युद्ध लड़ पाता? तब तो जापान भी सैन्य मामलों में इतना ताकतवर था कि अमेरिका में घुसकर पर्ल हार्बर का टारगेट हिट कर देता था। फिर 45 के बाद अमेरिका ताकतवर कैसे बना? यहूदियों के दम पर। जर्मनी में जिस तरह यहूदियों का नरसंहार हो रहा था, अमेरिका ने यहूदियों की मदद से अपनी सामरिक शक्ति को बेजोड़ बना लिया और परमाणु बम के रूप में दुनिया को काबू करने का ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया। ओपनहाइमर ने वह बम जर्मनी की क्रूरता के खिलाफ बनाया था, लेकिन जर्मनी के ढहने के बावजूद अमेरिका ने उसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किया, वहां पटका, हजारों बेगुनाह लोगों की जान ली और दुनिया का दादा बन बैठा। अमेरिका कितना ताकतवर है, इसे क्यूबा,
वियतनाम और अफगानिस्तान में दुनिया ने बखूबी देखा, चाह कर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाया और वहां से भागना पड़ा। यूक्रेन में पूरा जोर लगाने के बावजूद अमेरिका रूस को रोक नहीं पाया। अमेरिका या पश्चिमी देशों की जो संपन्नता और ताकत दिखती है, असल में उसके पीछे यहूदी हैं, और यहूदियों को अपनी कूटनीति में शिकार के बकरे की तरह अमेरिका ने कैसे इस्तेमाल किया है, यह भी अब रहस्य का विषय नहीं। खैर, एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गया। बाइडेन से ट्रूडो तक सब के सब इसी ऐठन में बीमार पड़े हुए हैं। ये बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। काली कोट टाई में मीठी मीठी बातें बोलने वाले गोरे मुल्क असल में गुंडा ही हैं, जिनकी अय्याशी की कीमत समूची दुनिया को चुकाना पड़ता है। इन लोगों ने धरती का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जिसे जहन्नुम बनाने के लिए प्रयास ना किया हो। फॉल्ट लाइंस या विवाद तैयार करना, उसे गहरा करना और उसी फॉल्ट लाइन के बहाने अपना उल्लू सीधा करना पश्चिमी मुल्कों की फितरत है। किस लिए भला? अपनी कॉलोनी और अपने सिंडिकेट को जिंदा रखने के लिए। तीसरी दुनिया में अपने पॉलिटिकल ट्रेड और पॉलिटिकल प्रतिनिधियों को जिंदा रखने के लिए और उनके जरिए अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए। ये कंट्रोल कैसे बनाते हैं? हत्याएं करके, युद्ध थोपकर, अफवाह फैलाकर। ये सब के सब मानवता, कानून और लोकतंत्र के नाम पर गठजोड़ बनाते हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके हमला करते हैं, समूची दुनिया को धमकाते हैं, आतंकित करते हैं। आप इसे सभ्य लोगों का आतंक भी कह सकते हैं, लेकिन आज की दुनिया में यह संभव नहीं है। खाड़ी युद्ध के बाद से अब तक दुनिया अच्छी तरह से समझ चुकी है। जो कुछ समझने से बचा रह गया था, उसे बाइडेन के कार्यकाल ने और भी स्पष्ट कर दिया। निश्चित ही ब्रिक्स की बैठक से पहले रूस, चीन और भारत से जो खबरें निकल रही हैं, उसे लेकर अमेरिका, उसके डीप स्टेट्स और उसके पार्टनर की हालत खराब हो गई है। कनाडा में भारत के पूर्व राजदूत संजय कुमार वर्मा ने भी कनाडा के बहाने पश्चिमी मुल्कों की पोल खोली है। कनाडा ने पिछले साल जून 23 में संजय कुमार वर्मा के ऊपर भी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया था। एक कनाडाई टीवी के साथ इंटरव्यू में संजय वर्मा ने सारे आरोपों के सिलसिलेवार जवाब दिए और सीधे सीधे कहा कि कनाडा की ट्रूडो सरकार खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा दे रही है। खालिस्तानी फॉल्ट लाइन है जिन्हें गोरे मुल्कों ने बनाया भारत में इंदिरा गांधी की वजह से। खालिस्तान का मुद्दा कैसे खड़ा हुआ, किसी को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और इंदिरा गांधी के साथ खालिस्तानियों ने क्या किया, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी के बयान के बाद निर्दोष सिखों के साथ क्या क्या हुआ, यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नई चिंता तो यह है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस इस बात से ज्यादा परेशान है कि 75 सालों में कनाडा के साथ इस तरह के तनाव पहली बार दिखे, भारत और कनाडा के तनाव। संजय वर्मा ने कहा, खालिस्तान समर्थक कनाडा सुरक्षा खुफिया सर्विस के लिए एक कीमती धरोहर की तरह है। कनाडा अगर कुछ कह रहा है तो हमें इसके लिए सबूत की जरूरत है, लेकिन हमारे साथ सबूत साझा नहीं किए जा रहे। हमारे साथ जो भी सबूत साझा किए जाएं वो कानूनन स्वीकार्य हों, क्योंकि हम भी कनाडा की तरह ही कानून और संविधान पर चलने वाले देश हैं। जब तक मुझे सबूत नहीं दिखाया जाता तो मैं अपने बचाव को कैसे तैयार करूंगा, यह संजय वर्मा ने कहा। एक तरह से संजय वर्मा ने कहना चाहा कि कनाडा का रवैया ऐसा है कि वह कुछ भी आरोप लगा दे और भारत उसे सच मान ले, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। संजय वर्मा ने हरदीप सिंह के रेकी से जुड़े आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि भारत का उच्चायुक्त होने के नाते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हां, मेरे साथियों ने यह जानने का प्रयास किया कि कनाडा में खालिस्तानी और खालिस्तान समर्थक क्या कर रहे हैं, यह हमारे राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है। अगर कनाडा के नेता यह नहीं जानते हैं कि हमारे दुश्मन यानी भारत के दुश्मन यहां क्या कर रहे हैं, तो मैं ऐसा कहने के लिए माफी चाहता हूं कि कनाडा के नेता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम अखबार पढ़ते हैं, हम पंजाबी समझते हैं और उनके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारत किसी की हत्या में शामिल नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं निज्जर
और अन्य किसी की भी हत्या की निंदा करता हूं। संजय वर्मा ने पूछा कि भारत ने कनाडा से 26 डोजियर शेयर किए थे, उनका क्या हुआ? खालिस्तानी मामले में फाइव आइज के सहयोगी अमेरिका और कनाडा को छोड़ के कोई भी देश भारत के रुख का विरोध नहीं करता। फाइव आइज में अमेरिका, कनाडा के अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। कनाडा, अमेरिका के अलावा दूसरे फाइव आइज कंट्रीज ने बहुत सावधानी से खालिस्तानी मसले पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब दुनिया से छिपी बात नहीं है कि पन्नू आतंक का अमेरिकी लादेन है। उसने फिर अमेरिका में बैठकर भारतीय पैसेंजर विमान को उड़ाने की धमकी दी है, जैसे इन लोगों ने कनिष्क को उड़ाकर सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की जान ली थी। और आज तक उस भयावह हादसे की जांच तक पूरी नहीं हुई है। कनाडा ने जांच पूरी नहीं की है। मोदी, जयशंकर, डोवाल की तिकड़ी ने दुनिया से साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खालिस्तानी मसले पर मोदी सरकार कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत किसी का सहयोगी बन सकता है मगर गुलाम नहीं बन सकता। अब तक यह बात पश्चिमी देश और बाकी दुनिया ने भी अच्छी तरह से समझ लिया है। इजराइल और रूस के नजरिए से भारत को देखने पर मौजूदा दुनिया में भारत की इंपॉर्टेंस और ज्यादा स्पष्ट नजर आती है। मोदी और उनकी टीम रूस के कजान में ब्रिक्स में शामिल होने पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में यह चर्चा हो रही है। यहां मोदी पुतिन और मोदी शी जिनपिंग की बात होगी। पुतिन के साथ यूक्रेन जंग पर मोदी के बात करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। दुनिया को ब्रिक्स की अहमियत बताने के लिए बैठक से पहले भारत और चीन ने एलएसी पर समझौता कर लिया है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस और चीन के अलावा कई नए देशों की एंट्री भी हो रही है और यह एक नया मजबूत ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। शामिल होने वाले नए देशों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त राज्य अमीरात शामिल हैं। रूस में मोदी मोदी हो रहा है। मोदी के पहुंचने से पहले रूस बार बार अपने बयानों से संकेत दे रहा है कि दुनिया के लिए और रूस के लिए भारत की क्या अहमियत है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने घोषणा कर दी कि सीमा पर भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। जयशंकर ने भी एक टीवी कॉन्क्लेव में कहा, यह एक सकारात्मक और अच्छा घटनाक्रम है। यह बहुत धैर्य और बहुत दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। हम सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। उस समय मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि हम शांति और 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ सकेंगे। इस समझौते की वजह से दोनों देशों के बीच एलएसी पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति बन जाएगी। गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, आपको पता ही होगा। 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे उस झड़प में। चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसके कई दर्जन सैनिक मारे गए, लेकिन चीन पहले इनकार करता रहा और बाद में उसने बताया कि उसके कुछ सैनिक मारे गए थे। इसी घटना के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। बावजूद दोनों देश कई महीनों से इस मुद्दे के निपटारे का प्रयास भी कर रहे थे। पिछले कुछ महीनों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जिस तरह बदली है, चीन ने भी एक तरह से मान लिया कि मोदी को, भारत को नाराज करना दुनिया के किसी भी बड़े देश के हित में नहीं है। गलवान की घटना के बाद एलएसी पर दोनों देश पेट्रोलिंग करने को सहमति बना चुके हैं और इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो तनाव पिछले 4-5 साल से भारत चीन के बीच जारी था, उसमें कमी आएगी। इस खबर ने निश्चित ही पश्चिमी देशों को जोर का झटका दिया होगा। वह भी तब जब रूस यूक्रेन में जंग छिड़ा है, रूस में ब्रिक्स हो रहा है, ब्रिक्स में कई नए देश शामिल हो रहे हैं और ब्रिक्स में करीब करीब 2 साल बाद मोदी शी जिनपिंग में बातचीत भी हो सकती है। शी जिनपिंग को लगातार भारतीय हितों के विरोध करने का सबक मिल चुका है। बांग्लादेश में अमेरिका ने बड़ा सबक दिया। पहले चीन भी बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका में भारत विरोधी कैंपेन को हवा दे रहा था, देता ही रहता है और आगे भी देगा, ऐसा माना जा सकता है। चीन भारत के पड़ोसियों का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए करता रहता है, लेकिन बांग्लादेश में अमेरिका भी सक्रिय था। वह चीन के खिलाफ जमीन तलाश रहा था, जो उसे शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मिल चुका है। चीन अपने आसपास पहले ही अमेरिकी मौजूदगी से परेशान था और बांग्लादेश में जिस तरीके अमेरिका घुसा, चीन को मजबूरन अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं। उधर जयशंकर की घोषणा से पहले ही रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने रूस भारत चीन की तिकड़ी को लेकर के बयान दिया।
लावरोव ने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये देश औपचारिक तौर पर नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी ये एक मजबूत संबंध रखते हैं। रूस जिस तरह मोदी को तवज्जो दे रहा है और चीन जिस तरह भारत की शर्तों पर झुका है, कहने की जरूरत नहीं कि मोदी राज में भारत की विदेश नीति एक और बड़ी लकीर खींचने की तरफ आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए मोदी, पुतिन और जिनपिंग दुनिया को बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। वह क्या होगा, इसका इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।